हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। तो बच्चों, आज है संडे यानी रविवार, और आपको तो पता ही है कि हम लोग रविवार के दिन देखते हैं कुछ मनोरंजन और मस्ती से भरा कार्यक्रम। तो आज सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम लोग प्यारे बापू के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर उनसे सीख लेते हैं। उसके बाद जीवन कौशल से संबंधित 2 वीडियो देखेंगे, एप्रिशिएटिंग अदर्स और माइंड योर मैनर्स। उसके बाद एक और रोचक वीडियो देखेंगे, पेड़ और फल। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल कार्यक्रम। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते, तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं, मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था, और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यावहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ, अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूँ,
पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहाँ बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। Hello there, Bouncy here. Now we will learn about the 3 golden terms. Thank you, sorry, and please to enrich relationships. Let us listen to the rhyme. Manners are really great, really great, really great. Manners are really great. Mind your manners. Manners are really great, really great, really great. Manners are really great. Mind your manners. When I do something bad, something bad, something bad, and I'm angry or so sad, I say I'm sorry. When I do something bad, something bad, something bad, and I'm angry or so sad, I say I'm sorry. Manners are really great, really great, really great. Manners are really great. Mind your manners. When you want something today, something today, something today, make sure you ask a nice way. Always say please. When you want something today, something today, something today, make sure you ask a nice way. Always say please. Manners are really great, really great, really great. Manners are really great. Mind your manners. When someone does something sweet, something sweet, something sweet, show them that you think that's neat. Always say thanks. When someone does something sweet, something sweet, something sweet, show them that you think that's neat. Always say thanks. Manners are really great, really great, really great. Manners are really great. Mind your manners.
see. Let us explore how important it is to appreciate others for work well done. I am going to tell you a story about a teacher called Maya who always remembers to appreciate others and make them feel good. She also remembers to always say thank you. Before that, let us pause for a minute and reflect. When did somebody last appreciate you? What did they tell you? How did it make you feel? Shall we now go meet Maya? We will see how she always remembers to say good work and thank you. Maya teaches English to students like you. All her students love her. Do you know why? She is a very nice and friendly teacher. She loves her students. She likes it when they do their best. She always remembers to tell them good work. So, the students also love showing her their work. Here you see one of Maya's students, Ria, reciting a poem in class. Everyone loved it. They are showing it by clapping for her. Look at Ria. She feels so happy that people liked her poem. A quick question for you. If your little brother or sister sang a nursery rhyme to you, would you say good work or would you laugh and make fun of them? Which would make them feel nice? The children love that Maya always tells them thank you, even when they do the smallest things for her. You have seen Maya at school. Let us now see her at her favorite place, her home. Is she also this nice at home? Let us find out. Maya is talking to her maid, Lakshmi. Lakshmi works in Maya's house and helps her with household cleaning and other work. She also helps her cook food. Without her, Maya finds it very difficult to complete all the work at home. Lakshmi even remembers to bring coffee for Maya when she is busy with her work. Maya doesn't forget to thank her. Looks like Lakshmi is leaving after a day's work. She looks happy. Maya also seems to be telling her something. What do you think Maya told Lakshmi at the end of the day that made her smile? Choose from the following options. A. Thank you, Lakshmi. You did such good work today. B. Go home, Lakshmi. I am very unhappy with you. C. Sorry, Lakshmi. You did not help me at all today. Well, Maya always remembers to thank Lakshmi for her help and tells her, good work. Like Lakshmi, Maya's maid, there are other people too who help us in many ways every day. It is important to appreciate and say thank you to our friends, family members, teachers, neighbors, and all the people who help us in little ways every day. How many people did you thank today? Remember, when you appreciate others and thank them, you bring a smile to their faces and make them happy.
Telekovid kagaraman dia kata लगता है फल नहीं टूटेंगे। पेड़ बहुत बड़ा है। चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो। तुम इतने बड़े कैसे हो? हम तुम्हारी तरह बड़े कब होंगे? तुम अभी छोटे हो। पहले मैं भी तुम्हारी तरह छोटा था। उस समय कुछ और बड़े पेड़ थे और एक रामू काका भी थे। रामू काका मेरी देखभाल करते थे, मुझे रोज खाद और पानी देते थे, जिससे धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया। देखो अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। मुझ में इतने सारे पत्ते हैं, बहुत सारे आम हैं। जब कोई मेरे फल खाता है और गर्मी से छुटकारा पाने के लिए मेरी छाया में बैठता है, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम भी जल्दी से बड़े होकर सबको फल और छाया देंगे। छोटे पेड़, तुम्हारे फल कहाँ हैं? क्योंकि हम बड़े पेड़ के फल नहीं तोड़ सकते ना। अभी हम भी तुम्हारी तरह छोटे हैं। हम पर फल नहीं आए हैं। जब हम बड़े पेड़ की तरह हो जाएंगे, तब हम पर भी फल लगेंगे। तुम हमें अपने फल दे दो ना। चीनू मीनू, मैं अपने फल अपने आप नहीं तोड़ सकता, इसलिए मैं अपने फल तुम्हें नहीं दे सकता। दादी, ओ दादी, ओ दादी, कहाँ हो आप? जल्दी आओ। अरे भाई, इतना चिल्लाते हुए क्यों आ रहे हो? क्या बात है? दादी, मैं बड़ा कब होऊंगा? दादी, मैं बड़ी कब होंगी? अरे बाबा, क्या हुआ? सब धीरे धीरे बड़े होते हैं। तुम भी तो धीरे धीरे बड़े हो रहे हो। बगीचे में बड़ा पेड़ है ना, उसमें बहुत सारे फल लगे थे। मैं बहुत छोटा था, इसलिए फल नहीं तोड़ पाया। मुझे भी दादी जल्दी से बड़ा कर दो। मेरे पास एक उपाय है जल्दी से बड़े और मजबूत होने का। जल्दी बताओ ना। पहले जरा जल्दी से अपने हाथ अच्छी तरह धो लो। दादी,
हमने हाथ धो लिए। अब बताओ हम बड़े कैसे होंगे? अब दोनों खाना खाओ। खाने में क्या बनाया है दादी? दाल चावल हैं और हरी पालक की सब्जी बनी है। और हाँ, रोटी भी है। इसे खाने से सब जल्दी बड़े हो जाते हैं। मुझे हरी सब्जी बहुत पसंद है। मुझे तो दाल भी बहुत अच्छी लगती है। शाबाश बच्चों, हमें दाल और सब्जी जरूर खानी चाहिए, तभी तो हम जल्दी से बड़े होंगे। दादी, जैसा आपने कहा हमने वही किया। और बताओ ना, हम बड़े कैसे होंगे? बताती हूँ। अरे भाई, बहुत आसान तरीका है बड़े होने का। लेकिन क्या तुम मेरा कहना मानोगे? हाँ। समय पर जागो, समय पर सो जाओ। समय पर नहाना, समय पर खाना, समय से खेलना और समय पर विद्यालय जाना। झगड़ा किसी से कभी ना करना और बड़ों का कहना मानना। यही है जल्दी बड़े होने का मंत्र। बस दादी, फिर तो मजा आ जाएगा। ये तो हम रोज करेंगे और हम जल्दी से बड़े हो जाएंगे। और फिर हम उस पेड़ के फल भी तोड़कर खा सकेंगे। हुर्रे! भूल तो नहीं जाओगे? नहीं दादी, सब याद हो गया। क्या आपको फिर सुनाऊं? रात हुई तो बोली दादी, सोने से पहले सुनो कहानी। हाथ धोकर खाना खाना, कहानी सुनकर फिर सो जाना। सुबह उठकर विद्यालय जाना, जी लगाकर पढ़कर आना। दिन में जब तुम वापस आओ, खाना खाकर थोड़ा सो जाओ। होगी शाम तो थोड़ा पढ़कर खेल खेलने तब तुम जाना। शाबाश बच्चों, इस बात को हमेशा याद रखना। हाँ दादी, क्या हम खेलने जाएं? अब खेलने का समय हो गया है। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। तब तक मैं बाजार जाकर आती हूँ। क्या हम बड़ी गेंद से खेलेंगे? बहुत मजा आएगा। हाँ, खूब मजा आएगा। मैं फेंकूंगी, तुम पकड़ना। तुम फेंकना तो मैं पकड़ूंगी। ठीक? ठीक। अरे, यहाँ पर मेढक है। अब इसे कैसे भगाएं? भाग जा, हमें हमारी गेंद चाहिए। भाग जा, क्यों नहीं भाग रहा? भाग भाग। अब क्या करें? यह तो नहीं भाग रहा। हे, मेढक भाग गया। देखो देखो, मेढक कैसे कूद रहा है। अरे वाह, चलो चलो, हम भी मेढक की तरह कूदते हैं। बड़ा मजा आएगा। अरे, वह देखो, दादी आ रही है। हाँ हाँ दादी, हम आ गए। आप क्या लेकर आई हो? दिखाओ दिखाओ। अरे, ये क्या? कैसे चल रहे हो तुम? आज हमने मेढक देखा।
वह ऐसे ही चल रहा था। अच्छा देखो तो, कितनी मिट्टी लग गई है हाथ में। सब गंदे संदे हाथ हैं। चलो उठो, घर चलो और हाथ धो। ठीक है, हाथ धोकर आते हैं। साबुन से हाथ धोना, वरना कीटाणु रह जाएंगे। कीटाणु? दादी, ये कीटाणु क्या होते हैं? कीटाणु मतलब छोटे छोटे कीड़े जो हमारे हाथ पर चिपक जाते हैं और जो हमें दिखाई भी नहीं देते, बस खाने के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं और फिर हम बीमार हो जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और कड़वी कड़वी दवाई खानी पड़ती है। बाप रे! दादी, कीटाणु इतने खराब होते हैं। हम रोज साबुन से हाथ धोकर ही खाना खाएंगे। बच्चों, देखो तो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे फल लेकर आई हूँ। फल खाकर क्या होता है दादी? फल हमारे लिए बहुत जरूरी है। उससे ताकत बढ़ती है, दिमाग तेज होता है और हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। मुझे आम बहुत अच्छा लगा। खूब सारा रस है इसमें। मुझे सेब बहुत अच्छा लगा। यह बहुत मीठा है। भाई, मुझे तो सारे फल बहुत अच्छे लगते हैं। खट्टा मीठा संतरा, कितना मजेदार होता है। दादी, आप भी बहुत अच्छी हो, इन फलों की तरह। दादी जब बाजार से आई, थैला भरकर फल वे लाई। सेब, संतरे, आम और केले बड़े ही मीठे, बड़े रसीले। सब मिलकर जी भर खाओ, अपनी ताकत खूब बढ़ाओ। अरे वाह, तुम्हारी कविता तो और भी मीठी है। तुम्हें कौन कौन से फल पसंद है? सेब, आम, केला, संतरा, अमरूद, अंगूर, अनार, दोस्तों, बस को आपकी मदद चाहिए। क्या आप उसकी मदद करोगे? मगर उत्तर जोर से बोलना। क्या तुम रोज नहाते हो? क्या तुम साबुन से हाथ धोकर खाना खाते हो? तुम्हें कहानी कौन कौन सुनाता है? क्या तुम रोज विद्यालय जाते हो? तुम्हारे विद्यालय का नाम क्या है? आम का स्वाद कैसा होता है? खट्टा या मीठा? सेब का स्वाद कैसा होता है?
खट्टा या मीठा? बड़े पेड़ पर क्या लगा था? तुमने ये पेड़ देखे हैं? इन्हें पहचानो। आम का पेड़, आम, सेब का पेड़, सेब, अमरूद का पेड़, अमरूद, अनार का पेड़, अनार, केले का पेड़, केला, संतरे का पेड़, संतरा, इमली का पेड़, इमली। अच्छा दोस्तों, अलविदा। संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो दुनिया के सबसे खूबसूरत और आकर्षक पक्षियों में से एक है। ये बेहद चंचल होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैको या मकाओ पक्षी के बारे में। मैको एक प्रकार का तोता ही होता है जो अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए जाना जाता है। इनकी चोंच बेहद कठोर होती है जिससे ये कड़े से कड़े फलों को भी तोड़ सकती है और पंजे मजबूत पकड़ वाले होते हैं क्योंकि ये अक्सर पेड़ों और पहाड़ों की ढलान पर लटके रहते हैं। एक स्वस्थ मकाऊ पक्षी की उम्र काफी अधिक होती है। ये 50 से 60 सालों तक जीवित रहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के अंगुलियों के निशान एक जैसे नहीं होते हैं, उसी प्रकार दो मकाऊ तोतों के पंखों का पैटर्न भी एक जैसा नहीं होता है। इनका वजन 900 से 1100 ग्राम तक होता है और शरीर की लंबाई 85 से 95 सेंटीमीटर तक। मादा मकाऊ तोता एक बार में 3 से 5 अंडे देती है, जिसे मादा मकाऊ 25 से 26 दिनों तक सेकती है। जन्म के 2.5 से 3 सालों के बाद मकाऊ तोता प्रजनन योग्य हो जाता है। ये लॉन्ग बिग्ड और लॉन्ग टेल वाले पैरट्स होते हैं। ये एक्जोटिक्स हैं, इंडिया में ये नहीं पाए जाते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो अमेजन इत्यादि के फॉरेस्ट हैं उसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये कुछ समारना में भी इनके डिस्ट्रीब्यूशन हैं। बहुत से वेरिएंट हैं मकाऊ के, उनमें कुछ स्पीसीज का मैं नाम बताना चाहूँगा। जैसे स्पिक्स मकाऊ हैं, ब्लू एंड रेड मकाऊ, देन ब्लू एंड येलो मकाऊ, मिलिट्री मकाऊ, इलीगर मकाऊ। ये मेन मकाऊज की अलग अलग वेराइटीज़ हैं। जो इसके अलावा बहुत सारे हाइब्रिड्स भी हैं जो डेवलप किए जाते हैं। इन्हें कंपेनियन बर्ड्स भी कहा जाता है। लोग इसे एज ए पेट बहुत सारा घरों में रखना पसंद करते हैं। खाने में इन्हें नट्स हैं, फ्रूट्स इत्यादि के अतिरिक्त वेजिटेबल्स और सीरियल्स, कोर्स ग्रेन इत्यादि ये खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मकाऊ का जो IUCN स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न से इंडेंजर्ड तक है। अब हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वे दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षियों में से एक है।
हम बात कर रहे हैं सारस पक्षी के बारे में। इन्हें दलदली जमीन, बाढ़ वाले क्षेत्र, तालाब, झील और खेतों के आसपास रहना पसंद है। ये सामान्यतः अपना घोंसला भी तालाब के आसपास ही बनाते हैं। सारस पक्षी मुख्यतः जोड़ों में ही रहना पसंद करते हैं। प्रजनन के वक्त ये जोड़ा बनाते हैं और पूरी जिंदगी ये जोड़ा एक दूसरे के साथ बिताते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं, लेकिन ज्यादातर इन्हें शाकाहारी खाना ही पसंद है। ये कंदमूल, बीज और अनाज खाते हैं। कभी कभी ये छोटे जीवों को भी खाते हैं। एक स्वस्थ सारस क्रेन पक्षी का वजन 6 से 12 किलोग्राम तक होता है। इनका प्रजनन काल जुलाई से दिसंबर के बीच होता है। एक बार में एक मादा सारस क्रेन 2 अंडे देती है, जिसे वो 34 दिनों तक सेकती है। जन्म के 5 से 6 सालों के बाद सारस क्रेन पक्षी प्रजनन योग्य हो जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। सारस जो शब्द आया है संस्कृत वर्ड से, संस्कृत से सारस का नाम लिख हुआ है, सारसा। सारसा संस्कृत का शब्द है, जिसकी वजह से सारस का नामकरण हुआ है। सारस पक्षी जो है हमारे भारतीय समाज में प्रणय का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसे बोल सकते हैं वैवाहिक निष्ठा का एक प्रतीक है। सारस जो है प्रायः जोड़े में पाए जाते हैं और सारस को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि काफ़ी लंबे साइज के होते हैं, लगभग 5-5.5 फुट हाइट के होते हैं। इनका जो सर होता है लाल रंग का होता है और शरीर पूरा भूरे रंग का होता है। सारस क्रेन का एक बहुत अधिक प्रचलित है कि ये नर और मादा दोनों जो हैं एक साथ नृत्य करते हैं, उसके बाद प्रजनन करते हैं। सारस मुख्य रूप से 2 अंडे देते हैं और 2 अंडे के जो बीच में समय जो होता है 48 घंटे के अंतर में ये 2 अंडे देते हैं। मुख्य रूप से इनका जो आहार होता है, ये छोटे छोटे मछली खाना पसंद करते हैं, इंसेक्ट्स खाना पसंद करते हैं, छिपकली खाना पसंद करते हैं और कीड़े मकोड़े, ये मोलस्क खाना पसंद करते हैं। सारस जो है यहाँ पे उनका रख रखाव पे हम लोग पानी की व्यवस्था करते हैं और उनके आहार के रूप में छोटी मछलियाँ प्रदान की जाती है। सारस पक्षी जो है हमारे बिहार राज्य में उत्तर प्रदेश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ पे पानी हो, झील जैसी स्थिति हो, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। खास करके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी सारस पाए जा रहे हैं। हमारे आसपास न जाने कितने प्रकार के पक्षी रहते हैं। इन रंग बिरंगी पक्षियों को देखना हमें हमेशा अच्छा लगता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद ये मकाऊ तोता अपने रंग बिरंगे पंखों के कारण और सारस क्रेन अपने आकार और सुराही जैसे गर्दन के कारण बेहद आकर्षक लगते हैं। वैसे तो ये पक्षी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शक इन्हें पसंद करते हैं। नमस्कार, संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज चलते हैं स्नेक हाउस यानी सांप घर में। आज की इस कड़ी में बात करेंगे यहाँ के 3 प्रकार के सांपों के बारे में। डरिए नहीं, ये तीनों नॉन पॉइजनस यानी विषहीन हैं। यह है सबसे लोकप्रिय अजगर। ये भारतीय महाद्वीप में पाए जाने वाले सांपों में सबसे भारी भरकम सांप है। एक वयस्क अजगर की औसत लंबाई 14 फीट और वजन 50 किलोग्राम तक होता है। अजगर, जिसे अंग्रेजी में पाइथन कहते हैं, ज्यादातर उजले या पीले रंग के होते हैं। ये एक सुस्त प्रवृत्ति वाले सांप हैं और ये सिर्फ भोजन की खोज में और दुश्मनों से बचने के लिए ही गतिशील होते हैं। अजगर पानी में तैर सकते हैं और पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। इनका मुख्य भोजन छोटे स्तनधारी जंतु, पक्षी और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स होते हैं। अजगर एक ऐसा सांप है जो छोटे हिरण को भी निगल सकता है। अजगर सामान्यतः
8 से 100 अंडे देते हैं और 48 से 69 दिनों के बाद सपोला निकलता है। ये अपने शिकार को अपने शरीर से लपेट के मार देते हैं। ज्यादातर ये पेड़ों के पास पथरीले इलाकों में पाए जाते हैं जहां नदी या तालाब हो। अजगर अच्छे तैराक होते हैं और आधे घंटे तक पानी में डूबे रह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्नेक हाउस हमेशा से ही दर्शकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है। पटना स्पीसीज में रॉक पाइथन के तीनों स्पीसीज जो इंडिया में पाए जाते हैं वो मौजूद हैं। रेटिकुलेट हैं, रॉक पाइथन और बर्मीज पाइथन। इनका एग लेइंग मार्च महीने में शुरू होता है। लगभग 15 से 20 अंडे को एक ले करते हैं। लगभग 90 दिनों तक इसको वेट करते हैं, फिर इससे बच्चे निकलते हैं। रॉक पाइथन है, इसको खाने में हम लोग यहाँ पे गिनी पिग, रैबिट या चिकन इत्यादि दिया जाता है। सप्ताह में 2 दिन इनको दिया जाता है। और हमारा फ्यूचर प्लान में एक और स्पीसीज को अभी हम लाने जा रहे हैं, किंग कोबरा का, जो एक अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अतिरिक्त डेनमार्क से यहाँ कुछ स्पीसीज आने जा रहे हैं रेप्टाइल्स में ही, जिसमें आपके ग्रीन एनाकोंडा, बॉल पाइथन, फिर राइनो इगुआना, इसके अलावा नाइल क्रोकोडाइल भी आने जा रहा है। तो जो यहाँ का कलेक्शन प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अब चलते हैं धामिन यानी रैट स्नेक के एनक्लोजर के पास, जो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला एक विषहीन सांप है। शुष्क स्थलों पर यह पीले रंग का होता है, लेकिन पानी वाले जगहों में ये काले रंग के भी होते हैं। इनका शरीर लंबा और पूंछ पतली होती है। इनकी औसत लंबाई 1.6 से 2 मीटर तक की होती है और ये तकरीबन 11 सालों तक जिंदा रहते हैं। ये ज्यादातर चूहे खाते हैं, इसीलिए इन्हें रैट स्नेक भी कहा जाता है। धामिन एक बार में 6 से 14 अंडे देती है और 2-3 महीनों के बाद इससे बच्चे निकलते हैं। अब चलिए सैंड बोआ की तरफ। 2 मुंहा सांप के नाम से मशहूर सैंड बोआ ईरान, पाकिस्तान और भारत में पाए जाते हैं। ये विषहीन सांप हैं जो बेहद शर्मीले होते हैं। ये रेतीले मिट्टी में रहना पसंद करते हैं। ये सैंड बोआ इतने सीधे होते हैं कि आप इन्हें हाथ में भी उठा सकते हैं। इस सांप का मुंह और पूंछ एक जैसा होता है, इसीलिए इसे 2 मुंहा के नाम से जाना जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में 2 प्रकार के सैंड बोआ हैं, एक कॉमन सैंड बोआ और एक रेड सैंड बोआ। जैसा कि नाम से ही है, सैंड बोआ ये प्रायः बालू और मिट्टी में मिलते हैं। इन्हें 2 मुंहा सांप भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में सांपों सैंड बोआ के रख रखाव में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। बालू को हम लोग मेंटेन करते हैं, इसके केज की सफाई की जाती है। बालू पूरा प्रॉपर मेंटेन करके उसका तापमान जो है स्थिर तापमान पे रखा जाता है। भोजन के रूप में हम लोग इसे चूहा और गिनी पिग प्रदान करते हैं और उसी प्रकार से ऋतु के हिसाब से इनके रख रखाव में परिवर्तन होता रहता है। जाड़े के ऋतु में इनके शरीर के तापमान को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त उष्मा दी जाती है, गर्मी प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार गर्मी के मौसम में इन्हें ठंड प्रदान करने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, जमीन को नमी प्रदान किया जाता है, पंखे इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार।
अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।